हेलो गाइस, तो आप सब ठीक होंगे। तो चलिए यूपीएससी प्रीलिम टेस्ट 21 2021-2022 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और यूपीएससी को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और आप लोगों से बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू। कीप वर्क हार्ड एंड कीप लर्निंग, यानी कि हमेशा सीखने की जो पॉलिसी है ना वो रखिए, हमेशा नया कुछ सीखने की दानत रखिए, ठीक है। और मेहनत करते रहिए, कभी पीछे मत हटिएगा, ठीक है। करंट फैक्ट, बेसिक जीके और स्टैटिक, ये पांचों को साथ में लेकर हम चलेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 14 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है कि विधि के समक्ष समता किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकार के अभाव को दर्शाती है। और दूसरा क्या कि विधि के समान जो संरक्षण प्राप्त है उसका तात्पर्य समान परिस्थितियों में समान व्यवहार और सभी व्यक्तियों के लिए एक ही तरह की विधि व्यवस्था से है। तो बताए कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। तो केवल एक, दो, एक और नहीं एक और नहीं दो, ठीक है। अगर आपने आर्टिकल पढ़ा होगा तो बहुत आपको आसानी से मतलब ये क्वेश्चन आप सोल्व कर जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है। पार्ट 3 में आते हैं, याद रखिएगा इतना। यह आंसर देखते हैं, दोनों के दोनों कथन सही है। देखिए अब क्या है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने विभिन्न कंपनियों से लॉकडाउन के दौरान जो कर्मचारियों को जो वेतन देना था उसको वेतन पूर्ण देने की बात कह दी है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप कर्मचारियों को पूर्ण वेतन देना पड़ेगा। किसको? कंपनी को, ठीक है। अब इसी आदेश को चुनौती दी है किस न्यायालय में? किसने? कि कंपनी संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत, यानी कि समता के अधिकार को लेकर। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 मैंने बोला था ना, उसमें मौलिक अधिकारों के तहत 14 आर्टिकल 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता, यानी कि विधि के सामने, लोग के सामने, कानून के सामने सब लोग समान है, ठीक है। कोई गरीब कोई अमीर नहीं है, सबको एक ही तरह से ट्रीटमेंट या फिर ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। अब संविधान का यह अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिक एवं विदेशी दोनों के लिए समान व्यवहार का उपबंध करता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए बार बार आप यूपीएससी के अगले साल के मतलब 10 साल के पेपर देखेंगे ना, तो आपको अपने अंदर से ही ट्रिक बनाना मतलब पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, ठीक है। देखिए मैंने पकड़ लिया। देखिए अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे लाइन पूछी जाती है। देखिए कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिक को के लिए ही उपबंध करता है, ठीक है। इसमें ही डाल दिया या केवल डाल दिया तो ये कथन गलत हो जाएगा। नहीं, क्योंकि राज्य क्षेत्र के भीतर के भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों के लिए समान व्यवहार का उपबंध करता है। तो विधि के समक्ष समता का मूल कहां से है? कि ब्रिटिश व्यवस्था में निहित है। यह अवधारणा किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकार के अभाव को दर्शाती है। इसका तात्पर्य क्या है कि देश के अंतर्गत सभी न्यायालयों द्वारा प्रशासित कानून के समक्ष, मैंने बोला सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार, समान ट्रीटमेंट, चाहे व्यक्ति अमीर गरीब हो, सरकारी अधिकारी हो या फिर कोई प्राइवेट कंपनी में गैर सरकारी कोई भी हो, उस कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विधि के समक्ष समान संरक्षण की अवधारणा कहां से ली गई है? ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। अमेरिकी संविधान से ली गई। 2019 का पेपर उठा के देखिए, देखिए पूछा गया है ऐसा कि संविधान में ये कहां से लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का कहां से लिया गया है, तो ये सब पूछा गया है, ठीक है। तो विधि के समान समाज संरक्षण अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। इसका तात्पर्य क्या है कि विधि के द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकारों और दायित्वों के संदर्भ में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार और सभी व्यक्ति के लिए एक ही तरह की विधि का अनुप्रयोग से है, ठीक है। जो आपको आगे सिखा बताया ना वही है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है कि अमेरिका ने रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है।
ठीक है। और दूसरा क्या है कि ग्रीनलैंड अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब पता है उर्पिक में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया? ग्रीनलैंड के बारे में पूछा गया है। ठीक है, देखिए केवल एक, केवल दो, एक और दो, नहीं एक और नहीं दो। तो बताइए कौन सा आंसर सही नहीं है, ये पूछा गया है। देखिए अब आपका स्टैटिक पोर्शन बेसिक कौन सा हो गया? तो ग्रीनलैंड हो गया। एक बार मैप में जाके देख लीजिएगा ग्रीनलैंड कहाँ पर है। ठीक है, बताइए कौन सा आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर है, यानी कि दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है। आइए अब देख लेते हैं। देखिए हाल ही में अमेरिका ने क्या किया है कि रूस और चीन के प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। किसने दी है? अमेरिका ने दी है। किसको दी है? ग्रीनलैंड को दी है। किसके प्रभाव को कम करने के लिए? रूस और चीन के प्रभाव को कम करने के लिए। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बात कौन सी है? ग्रीनलैंड कहाँ पर है? डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है, ना कि अमेरिका के क्षेत्र में। देखिए अमेरिका के क्षेत्र में नहीं है, डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में, डेनमार्क द्वारा ऑक्यूपाइड है। ठीक है, उसके अधिकार में है। ग्रीनलैंड के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अमेरिकी वायुसेना का अड्डा है और जहां करीब 600 सैनिक तैनात है अमेरिका के। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस द्वीप को खरीदने की इच्छा भी जताई है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप इसे खरीदना चाहते हैं। और वैसे भी 2020 में चुनाव ही है। अभी आज कल ही सेकंड जो डिबेट है वो खत्म हुई, बिडेन और डोनाल्ड ट्रंप को देखिएगा एक बार। ठीक है, देखिए ये ग्रीनलैंड है। ठीक है, और ये उसका नक्शा है, फ्लैग सिंबल। देखिए ग्रीनलैंड इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड लोकेटेड बिटवीन द आर्कटिक एंड अटलांटिक ओशन ईस्ट ऑफ द कैनेडियन आर्कटिक आर्चिपेलागो। इट इज एन ऑटोनोमस टेरिटरी विद इन द किंगडम ऑफ डेनमार्क। ठीक है, ये आपको समझाई आ गई। इसकी कैपिटल कौन सी है? नुक इसकी कैपिटल है। ठीक है, और पॉपुलेशन 56,025 है वर्ल्ड बैंक के आधार पर। ठीक है, कॉन्टिनेंट कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। देखिए ये रहा, यहाँ पर देखिए ये रहा ग्रीनलैंड, ये रहा आर्कटिक ओशन। ठीक है, और ये रहा अटलांटिक ओशन। ये उसके बाजू में क्या कौन सा है? उसके साउथ में आइसलैंड है। ठीक है, ये ग्रीनलैंड, और यहाँ पूरा कनाडा उसके नीचे, यूनाइटेड स्टेट्स, ये यूरोप। ठीक है, और ग्रीनलैंड यहाँ पर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दो बार ये मैप देख लीजिएगा, आपको ठीक से दिमाग में बैठ जाएगा ताकि लंबे समय तक याद रहे। देखिए चकमा और हेजोंग समुदाय के बारे में पूछा गया है। तो क्या ये समुदाय मुख्यतः चटगांव के पहाड़ी इलाके में रहने वाले हिंदू जातीय समूह है? और दूसरा क्या है कि ये दोनों समुदाय बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। ठीक है, तो बोला गया कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। एक दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। ठीक है, चकमा और हेजोंग की ये समुदाय काफी टाइम से चर्चा में रहे हैं, तो आपके लिए 2021 या 22 में ये क्वेश्चन एवरग्रीन क्वेश्चन बन जाता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन एवरग्रीन क्वेश्चन होते हैं जो कभी भी, मतलब पूरी 12 के 12 साल, सॉरी 12 के 12 महीने ये चर्चा में कभी ना कभी आते रहते हैं। ठीक है, तो कभी भी पूछ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को एक याद ही रखना चाहिए ये पूरे टॉपिक को। ठीक है, देखिए पूछा गया कौन सा सही है? एक दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। देखिए पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। ये देखते हैं। देखिए चर्चा में क्यों है कि जब इन्हें कोविड-19 के आर्थिक राहत पैकेज में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए यह चर्चा में है। अब चप्पा समुदाय के लोग हैं वो दो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, और हेजोंग समुदाय के लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। इसलिए दूसरा कथन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पूछा गया कि दोनों समुदाय बौद्ध धर्म के, दोनों नहीं है। ठीक है, चकमा समुदाय के लोग बौद्ध धर्म के हैं, लेकिन हेजोंग समुदाय के लोग हिंदू धर्म मानने वाले हैं। अब आगे पढ़िए। देखिए चकमा समुदाय में क्या है कि माना जाता है कि पश्चिम म्यांमार के अराकान पर्वतों से निकले, फिर हिमालय की घाटी में फैल गए हैं।
और भारत में यह अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं, मतलब अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत और कई हिस्सों में इनकी मौजूदगी है, जैसे त्रिपुरा है, वेस्ट बंगाल है। वहां पर चटगांव से जो शरणार्थी पाक पर भारत आए हैं उनमें ज्यादातर चकमा ही थे, ठीक है। और ओजोंग समुदाय में क्या है कि आदिवासी समुदाय से आते हैं, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत में इनकी खासी तादाद है। इस समुदाय के ज्यादातर लोग आज भी खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में चकमा और हेजोंग की नागरिकता अधिनियम की धारा 3(1) के तहत जन्म से भारत के नागरिक है और वर्ष 2004 में इन्हें मतदान का अधिकार दिया गया है। 2004 में इन्हें मतदान का अधिकार दिया गया है, वोट कर सकते हैं, तो ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। और किसके बेस पर कि नागरिकता अधिनियम की धारा 3(1) के बेस पर, ठीक है। और हेजोंग समुदाय के लोग हिंदू धर्म के हैं, चकमा समुदाय के लोग बौद्ध धर्म के हैं, ठीक है। और चर्चा में क्यों है कि इन्हें कोविड-19 की जो राहत पैकेज दी गई ना सरकार द्वारा, उनमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। और कहां से आए हैं? चटगांव से जो शरणार्थी भागकर चटगांव से, ठीक है, और भारत में आए हैं, ये याद रख लीजिएगा। अब चटगांव कहाँ है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए चकमा और हेजोंग शरणार्थी कौन है, कितनी अच्छी आपके लिए होती है, कितना डीप में एनालिसिस करवाया है। देखिए चकमा और हेजोंग शरणार्थी मूलतः पूर्वी पाकिस्तान के चटगांव हिल ट्रैक्स, पूर्वी पाकिस्तान यानी कि यानी कि बांग्लादेश, ठीक है, के निवासी थे, परंतु कर्णाफुली नदी पर बनाए गए केप्टाई बांध के कारण, ठीक है, कारण क्या था कि कर्णाफुली नदी पर बनाए गए केप्टाई बांध यानी कि केप्टाई डैम के कारण 1960 में उनका क्षेत्र जलमग्न हो गया, जल में सब मग्न हो गया, तो उन्होंने अपने मूल स्थान को छोड़कर भारत में प्रवेश किया। ये है इसका मेन रीजन, ठीक है। और दूसरा भी है, देखिए ये तो आपको समझा दिए, चकमा जो है वो बौद्ध है और हेजोंग हिंदू है, ठीक है। अब क्या है कि इन दोनों जनजातियों ने बांग्लादेश में कथित तौर पर धार्मिक उत्पीड़न का सामना किया है और असम की लुसाई पहाड़ी, जिसे अब मिजोरम कहा जाता है, के माध्यम से भारत में प्रवेश किया है, ठीक है। भाई ये सब याद कर लीजिएगा, एक दो शायद एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो भी आपको एक नजर रख लीजिएगा तो भी याद हो जाएगा, बाकी कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। देखिए चकमा और हेजोंग जनजातियां मुख्यतः ये इम्पोर्टेंट हो जाए, देखिए पूर्वोत्तर भारत में पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार में पाई जाती है, तो ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी यही है, ठीक है, ये एक बार पढ़ लीजिएगा। अब दूसरा क्या है कि ओजोन क्षरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और एलोन्स आदि ओजोन क्षरक गैस है। और दूसरा क्या है कि भारत ने ओजोन समस्या से निपटने के लिए वर्ष 1992 में मॉन्ट्रियल मसौदे यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। अब पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है, एक दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। किसमें? ओजोन क्षरण के बारे में पूछा गया। ये क्वेश्चन भी एवरग्रीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एवरग्रीन रहते हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग ये क्वेश्चन है जो है वो एवरग्रीन टॉपिक है, तो इसमें ये इंक्लूड हो जाते हैं, तो ये याद रख लीजिएगा। ये देखते हैं, देखिए दोनों के दोनों कथन सही नहीं है, दोनों के दोनों कथन गलत है। देखिए अब मामला क्या है कि हाल ही में अध्ययन में ओजोन छिद्र में अत्यधिक कमी देखी गई है। आगे देखेंगे कि क्या है। देखिए ये रहा ओजोन छिद्र, आपको साथ ही में समझा देता हूँ। देखिए ये रहा 7.7 मिलियन स्क्वायर माइल्स, कब है? 2018 में। अब 2019 में ये घट गया पूरा, देखिए 1.9 मिलियन स्क्वायर माइल्स कम हो गया, ठीक है, काफी घट गया, यानी कि 75% इन जस्ट 12 months, ठीक है। द होल इन द ओजोन लेयर अबव द एंटार्कटिक हैज श्रंक
75, ठीक है, shrunk मतलब सिकुड़ना, 75% इन जस्ट 12 month, ठीक है। आइए देखिए, ओजोन परत पर हानिकारक पराबैंगनी जो विकिरण को पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही अवशोषित कर लेती है, और ओजोन छिद्रों में इसकी मात्रा कम होने के कारण हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने लगेगी। इसके अधिक मात्रा मानव जीवन, जंतु, वनस्पति इस पर डायरेक्ट असर करता है। देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स आदि ओजोन क्षरक गैस है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन से बनी गैस या फिर द्रव्य पदार्थ है। ये मानव से निर्मित है। कौन से? क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन से बनी गैस और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जो रेफ्रिजरेटर तथा एसी यानी कि वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग होते हैं। साथ ही इनका प्रयोग कंप्यूटर, फोन में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स को साफ करने में भी होता है। भारत में ओजोन की समस्या से निपटने के लिए 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर साइन किया गया था, ठीक है। देखिए ये ओजोन, देखिए ये ओजोन लेयर। अब देखिए यहाँ से एसी, सीएफएस यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हार्मफुल यूवी रेस ये यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है, सूर्य से आ रहे हैं। और ये जो हम लोग सीएफसी जो गैस है, बाकी जो बोला गया ना कि क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन से बनी गैस, ये पूरा ओजोन लेयर को तोड़ देती है। ओजोन लेयर को देखिए, इसलिए ओजोन का लेयर जो है वो छोटा हो गया है। ये ओजोन लेयर को तोड़ दी, और इसमें से सूर्य से निकलने वाले जो यूवी किरण है, जो हमारे लिए, मानव के लिए, मतलब जीव के लिए हानिकारक है। तो अब यहाँ से तो ये छेद छेद मतलब कम हो गया, मतलब टूट गया। तो यूवी जो रेज है जो सूर्य से आते हैं, वो सीधे के सीधे पृथ्वी पर पहुंचते हैं, ये नुकसान पहुंचाते हैं हमको। क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर धीरे धीरे उसका जो छेद है वो कम होता जा रहा है। किसकी वजह से? हमारी वजह से, ठीक है। तो ताकि, और आपको जितना हो सके उतना कम एसी का उपयोग कीजिए, ठीक है। देखिए, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे आज विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल माना जाता है। आ गया ना कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जो विभिन्न पदार्थ है, उसके उत्पादन तथा उपभोग पर, ठीक है, उसको नियंत्रण करने के कारण विश्व के कई देशों ने 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वन्य जीव संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। दूसरा क्या है कि अधिनियम जंगली जानवरों के साथ साथ पक्षियों और पौधों को भी संरक्षण प्रदान करता है। तो पूछा गया कौन सा कथन सही है? एक, दो, एक और दो, और नहीं, एक और नहीं, दो। तो बताइए कौन सा सही है? देखिए, दोनों के दोनों कथन सही है। अब क्या है कि लॉकडाउन के दौरान जानवरों के अवैध शिकार के मामला अत्यधिक बढ़ गए हैं, और इन अवैध शिकारों में चिंकारा एवं ब्लैक बग के साथ ग्रे फ्रैंकोलिन का शिकार सबसे अधिक किया गया है। ग्रे फ्रैंकोलिन मतलब, देखिए आप देखिएगा क्या है, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स पे बताइए कि यहाँ इंडिया में आप लोकल भाषा में क्या बोलते हैं इसे, ठीक है। अब जानवरों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया, याद रखिएगा। अब इसका मकसद क्या था कि वन्य जीवों के जो अवैध शिकार होते हैं, मम्बास और मांस और खाल का व्यापार रोकने के लिए हुआ था। जैसे अभी जो पेंगोलिन है, पेंगोलिन जो कीड़ी खाओ बोलते हैं जिसको, ठीक है, उसको वो भी दिक्कत वाली बात हो गई, क्योंकि चीन में उसका व्यापार किया जाता है, यहाँ से चीन या नेपाल भेजा जाता है इंडिया से, ठीक है।
तो इसमें क्या है, कब क्या हुआ कि वर्ष 2003 में संशोधन किया गया, जिसका नाम बदलकर भारतीय वन्यजीव संरक्षण संशोधित अधिनियम 2002 रख दिया गया। ठीक है। अब इसमें दंड और जुर्माना और भी कठोर कर दिए गए हैं। संशोधन करके क्या किया गया कि जो दंड और जुर्माना है उसको ज्यादा कठोर कर दिया गया है। ठीक है। अब अन्य सुधारों के अलावा यह अधिनियम पौधों और पशु प्रजातियों और के शिकार के गैर कानूनी बताता है, और इस प्रकार के अधिनियम जंगली जानवरों के साथ पक्षियों और पौधों को भी संरक्षण करता है प्रदान। ठीक है। तो ये इनका भी संरक्षण, पक्षी और पौधों का भी संरक्षण करता है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये इसमें पारित किया गया था 1972। तो दोनों के दोनों कथन सही है। देखिए ये है जो मैंने बोला था ना, ग्रे फ्रैंकोलिन। अब तो आप पहचान गए होंगे। ठीक है। फिर भी बताइए क्या बोलते हैं लोकल भाषा में आप अपने वहां पर। अब ये ग्रे फ्रैंकोलिन है, कंजर्वेशन स्टेटस एलसी है। अब ये भी आप बताइए कि एलसी क्या होता है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। लिस्ट कंसर्न, चले मैं ही बता देता हूँ। ठीक है। अब इसका किंगडम एनिमालिया, फाइलम कौन सा है कोरडाटा, और क्लास एविस, ऑर्डर गैलीफॉर्म्स, फैमिली फेसिएनाडी, और जीनस कौन सा है फ्रैंकलन्स, और स्पीसीज कौन सा है फ्रैंकलन्स इंटरपोसिटस। ठीक है। ये इतना, ये तो याद, ये किंगडम याद रखिएगा, और फाइलम और क्लास ये तीनों ही याद रखिएगा, क्योंकि 2020 और 2019 में, अब 2020 में तो खैर पक्षी के बारे में भी पूछा गया है। ठीक है। पक्षी का जो आंसर था, एक पक्षी आता था, वो एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये भी इसका, ये सिर्फ किंगडम, फाइलम और क्लास और कौन सा कंजर्वेशन स्टेटस में आता है ये याद रखिएगा। ठीक है। देखिए ये है, देखिए फ्रैंकलिन फाउंड इन द प्लेन्स एंड कवर ग्राउंड्स इन श्रब एंड ओपन कंट्री एंड इज rarely found above the altitude of 500 मीटर above sea level in India and 1200 मीटर in पाकिस्तान। ठीक है। ये देखिए न्यू स्टार्ट संधि के बारे में पूछा गया है। तो क्या ये संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ के माध्यम से संधि की गई थी? दूसरा है कि ये एक नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि है, और तीसरा है कि यह संधि 5 फरवरी 2011 से लागू है। तो बताए कौन सा आंसर सही है। देखिए 1, 2, 3 या फिर तीनों के तीनों आंसर सही है। सभी आंसर सही है। देखिए हाल ही में न्यू स्टार्ट ट्रीटी के लिए 1 वर्ष के विस्तार का प्रस्ताव किया गया है। यूएसए और यूएसएसआर यानी कि रशिया के मध्य की गई ये सामरिक सशस्त्र न्यूनीकरण संधि है। ठीक है। देखिए स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिड्यूक्शन ट्रीटी। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, स्टार्ट। अब स्टार्ट ये आपका क्वेश्चन बन गया कि किसके किसके बीच में ये संधि है, तो यूएसए और रशिया के बीच में है। ठीक है। और 5 फरवरी 2011 से लागू है। देखिए चर्चा में क्यों है, देखिए यूएसए और रूस के बीच सामरिक हथियारों में कमी लाने के लिए उन्हें सीमित करने संबंधी एक संधि है। यानी कि यूएसए और यूएसएसआर को हथियार है उसकी प्रोडक्शन में, यानी कि जो बनाते हैं उसमें कमी लाने और उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक संधि दोनों के देश के बीच बनाई गई है 5 फरवरी 2011 से। अब क्या है कि यह नई स्टार्ट संधि शीत युद्ध के अंत में 1991 में हुई स्टार्ट संधि की अनुवर्ती है। ठीक है। उसके समान ही है। और 1991 की संधि दोनों पक्षों के लिए रणनीतिक परमाणु वितरण वाहन की संख्या 1600। ठीक है। परमाणु वितरण वाहन की संख्या जो है उसको 1600, जो वॉरहेड्स है उसकी संख्या 6000 तक सीमित गई है, यानी कि इससे ज्यादा नहीं इनके बीच में ही बना सकती हैं, यानी कि मैक्सिमम 6000 तक, और परमाणु वितरण की संख्या 1600 तक। ठीक है। अब 700 रणनीतिक लॉन्चर, 1550 ऑपरेशनल वॉरहेड्स की मात्रा दोनों पक्षों के लिए सीमित कर दी गई है। और अमेरिकी और रूसी रणनीतिक परमाणु शस्त्रागार को कम करने के लिए द्विपक्षीय
प्रक्रिया को जारी रखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हींग के संदर्भ में पूछा गया है कि हींग भारतीय मूल का पौधा है, और दूसरा क्या है कि भूमिगत प्रकंदों व ऊपरी जड़ों से रिसने वाले शुष्क वनस्पतिक दूध का प्रयोग हींग के रूप में किया जाता है। तो बताइए कौन सा आंसर सही है? एक दो, एक और दो, और नहीं, एक और नहीं, दो। देखिए, दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। ठीक है, देखिए जब चर्चा में क्यों है और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीएसआईआर इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने नई दिल्ली में स्थित नेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स के माध्यम से भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अपने उत्पादन का प्रोटोकॉल के मानकीकरण किया है। साथ ही विदेशों से हींग लाकर संस्थान में इससे पौधे उगाने की तकनीक विकसित की है। ठीक है, विदेशों से हींग लाकर, बाहर से हींग लाकर, और कहां पर? इंडिया में इसे पौधे उगाने की तकनीक की विकसित की है। इसके लिए लाहौल स्पीति जिले का चयन किया गया है। ठीक है, अब क्या है कि हींग क्या है कि एक बारहमासी शाक है जो ईरान का मूल पौधा है। तो ये याद रख लेगा कि हींग है जो वो ईरान का मूल पौधा है, और भारत में इसकी पैदावार न के बराबर यानी कि बहुत कम ही होती है। भारत में कहां पर? थी कश्मीर और पंजाब में उगाया जाता है। ठीक है, और हींग ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान के अलावा कजाकिस्तान से मंगवाई जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के भी यूपीएससी 2018, 19 और 20 में तीनों में एक एक बार ये क्वेश्चन कुछ भी मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर बनाया गया है। तो हो सकता है 2021 या 22 में हींग को भी टारगेट करके बनाया दे प्रश्न। तो ठीक है, तो याद रखिएगा ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। ठीक है, इसमें कितने स्थान है? देखिए, एक 4 तो स्थान आ गए, तुर्क, अफगान, उज्बेक और कजा। ठीक है, और पांचवा कौन सा है? ईरान। ठीक है, वहां से मंगवाई जाती है। ठीक है, और वनस्पति दूध का प्रयोग हींग के रूप में ही किया जाता है। ठीक है, देखिए आईबीए के बारे में पूछा गया है, भारतीय बैंक संघ। ठीक है, इंडियन बैंक एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरा क्या है? किसका गठन? बैंकिंग विकास और समन्वय और उसका सुदृढ़ीकरण के लिए 1946 में किया गया था। और दूसरा क्या है कि यह सदस्य बैंकों के अतिरिक्त अन्य बैंकों को भी विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं, यानी कि सदस्य बैंक है उसको भी और दूसरे बैंकों की सहायता प्रदान करते हैं, यानी कि पैसे देते हैं। दूसरा देखिए क्या है? ऑप्शन एक, दो, एक और दो, नहीं, एक और नहीं, दो। देखिए आंसर है ए, यानी कि पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। देखिए हाल ही में राजकिरण राय को भारतीय बैंक संघ को अध्यक्ष चुना गया है। किसे अध्यक्ष चुना गया? ये आपका पीसीएस का क्वेश्चन हो गया कि राजकिरण राय वो भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष चुना गया है। और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के नहीं, पीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसके बारे में काफी कम बच्चों को पता होगा। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, ये राजकिरण राय को भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, भारतीय बैंक संघ है वो भारत में बैंकिंग प्रबंधन हेतु एक प्रतिनिधि संस्था है। किसके लिए? बैंकिंग प्रबंधन हेतु। ठीक है, अब आईबीए का गठन किसके लिए किया गया था? तो बैंकिंग विकास, समन्वय और उसको मजबूत बनाने के लिए 1946 में बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा किया गया था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और जो इंडियन बैंक से उसके दोनों ने किया था 1946 में आईबीए का गठन। ठीक है, अब आईबीए सदस्य बैंकों को नई प्रणाली क्रियान्वयनों को अपनाने सहित विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करता है। अब क्या है कि यह सदस्य बैंकों के अतिरिक्त अन्य बैंक नहीं है। ठीक है, सदस्य बैंकों को नई प्रणालियों के क्रियान्वयन तथा मानकों को अपनाने सहित विभिन्न प्रकार की सहायता करता है, इसलिए दूसरा कथन गलत हो गया। ठीक है,
ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आईबीए है। देखिए अब आईबीए के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखिए आईबीए है, उसने वित्त मंत्रालय को सशक्त पैनल की अनुशंसाओं के आधार पर बेड बैंक का निर्माण करने की सिफारिश की है। ठीक है, याद रखिएगा। और बेड बैंक के निर्माण के बाद बैंकों के 6000 करोड़ रुपए से अधिक बैंक लोन परिसंपत्ति पूर्ण निर्माण कंपनी यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी है उसको स्थानांतरित करने की संभावना है। और सरकार बेड बैंक में लगभग 9000 से 10000 करोड़ रुपए के योगदान के साथ 50% की पूंजी का निवेश कर सकती है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में पूछा गया है। देखिए अब अभी की रिपोर्ट में आई है ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आई है। तो आप बताइए कि भारत का स्थान कौन सा स्थान रैंक उसको दिया गया है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यह सूचकांक संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष वर्ल्ड हंगर हेल्थ एंड कंसर्न वर्ल्ड लाइफ द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा क्या है कि इसके अंतर्गत देशों की रैंकिंग 0 से 100 अंकों के बीच की जाती है, जिसमें 100 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यानी कि भूख मुक्त कंट्री वो राज्य भूख मुक्त तथा 0 सबसे खराब प्रदर्शन को दर्शाता है। तो बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, केवल एक और दो और नहीं एक और नहीं दो। ठीक है, कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो दूसरा कथन सही नहीं है। ठीक है, पहला सही है। देखिए हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 रिपोर्ट जारी की है। 20 रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड हंगर हाइव और कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब जीएचआई स्कोर में भूख के 3 आयामों कौन से कि अपर्याप्त कैलोरी सेवन, बाल कुपोषण और बाल मृत्यु दर को शामिल किया गया है। जो बालकों में जो बालकों का मृत्यु दर है, ठीक है, और बालकों में जो कुपोषण है और जो अपर्याप्त कैलोरी मिलती है उसको, उस तीनों आयामों को शामिल किया गया है। अब 0 से 100 अंकों के जो आंकड़े होते हैं अंक वो दिए जाते हैं उसके बीच में। ठीक है, अब इसमें 0 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यानी कि भूख मुक्त होता है और 100 सबसे खराब प्रदर्शन को दर्शाता है। मतलब 90 से 90 या फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है 90, 91, 92, तो ये खराब प्रदर्शन है। ठीक है, देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन के संदर्भ में पूछा गया है। तो बताइए ये एक मात्रात्मक मौद्रिक नीति है। और दूसरा क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक इसका निष्पादन वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से करता है। तो पूछा गया कौन सा कथन सही है, एक और दो और नहीं दो। किसके बारे में पूछा गया है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के संदर्भ में पूछा गया है। अगर आपने बेस पढ़ा होगा ना इकोनॉमी का, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। और हाल में इकोनॉमी के लिए बेसिक बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, करंट और बेसिक दोनों। ठीक है, देखिए दोनों के दोनों कथन सही है। देखिए हाल ही में आरबीआई ने एसडीएल यानी कि राज्य विकास ऋण को खुले बाजार परिचालन यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से खरीद करने की घोषणा की है। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन है वो मात्रात्मक मौद्रिक नीति एक गुणात्मक होती है, दूसरी कौन सी होती है, मात्रात्मक मौद्रिक नीति। गुणात्मक में कौन से आते हैं, रेपो रेट, बैंक रेट और एसएलआर। ठीक है, वो सब किस में आते हैं, गुणात्मक में। ठीक है, अब उसका उद्देश्य क्या है, वो है मौका यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन का कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को विनियमित करना। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार परिचालन को निष्पादन वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से करता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी टाइम। जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से फैमिली हमारी अब और बड़ी हो जाएगी, तो सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।